कहानी है बिलासपुर गांव की। ये एक समय बहुत सुंदर गांव हुआ करता था, लेकिन इस गांव में अचानक कुछ ऐसा होता है कि रोज किसी न किसी की मौत जरूर होती थी, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों न होती हो। मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। वो राशन लेने बाजार गया था, लेकिन अब तक नहीं आया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मोहन, तुम चिंता क्यों करते हो? आता ही होगा। ठीक है भाई, मैं थोड़ा और इंतजार करता हूँ। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी माँ तो मुझे कुछ सालों पहले छोड़कर चली ही गई। अगर अब उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे मोहन, इतना क्यों सोचते हो? होगा कहीं आ जाएगा। अरे तुम दोनों जल्दी चलो मेरे साथ। वहाँ झाड़ियों में किसी का शव पड़ा हुआ है। क्या सच में? हे भगवान, अब ये सब किसका हो सकता है? कहीं ये नहीं। वो तीनों उस सब को देखने जाने लगते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि उसका सिर धड़ से अलग हुआ पड़ा था। वो कोई और नहीं, मोहन का ही बेटा था। अरे भगवान, ये तो मेरा ही बेटा है। ऐसा किसने किया मेरे बेटे के साथ? अब मेरा इसके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। मेरे बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया ईश्वर तूने। अरे सुनते हो, किरण के लड़के को किसी ने मार डाला है। उसका सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ मिला था रात को। कहीं तूने ही तो नहीं किया ऐसा? तुम पागलों जैसी बातें क्यों करने लगते हो? मैं भला करूंगी ऐसा? तो मुझे क्यों पूछ रही है? मुझे पता है क्या? मैं ये सोच रही थी कि ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है, कोई इंसान या फिर जानवर? तुम कह तो ठीक रही हो। चलो देखते हैं और आगे क्या होता है। मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए तुम लोगों की परेशानी दूर करना मेरा धर्म है। मोहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हर महीने राशन का बंदोबस्त हो जाया करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। ये समय धन्यवाद देने का नहीं है। हमको उस हत्यारे का पता लगाना है जिसने मोहन के बेटे की हत्या की है। लेकिन सरपंच जी, हम उस हत्यारे का पता कैसे लगाएंगे? मैंने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी है। पुलिस तहकीकात करने में लगी हुई है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सरपंच जी। आप कितना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। मैंने पहले भी बोला है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। अब तुम सब घर जाओ, पता चलते ही तुम लोगों को यहीं बुला लिया जाएगा। रात हो जाती है। गांव में अजीब सी शांति छाई हुई होती है। रात होते ही गांव का सरकारी हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। अरे भाग्यवान, ये हैंडपंप को कौन चला रहा है इतनी रात को? कोई होगा गांव वाला, पानी भरने आया होगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है। हैंडपंप रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। उसके चलते चलते आधा घंटा हो जाता है। कौन है ये? कितने समय से हैंडपंप को चला रहा है? मैं देख कर आता हूँ कौन है ये। रघुवीर हैंडपंप को देखने जाने लगता है। वो उस हैंडपंप को देखता है तो मानो उसके तो प्राण ही निकल गए हों। अरे बाप रे, ये हैंडपंप अपने आप कैसे चल रहा है? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। कहाँ भागने की सोच रहे हो इतनी जल्दी? अब कहानी में और भी मजा आएगा। रघुवीर भागने की सोचता है, लेकिन तभी आगे से एक तलवार आती है और वो सीधा रघुवीर के सिर को काट देती है। रघुवीर की वहीं मौत हो जाती है। अरे ये अभी तक क्यों नहीं आए? क्या करने लग गए? मुझे चलकर देखना चाहिए। ज्योति अपने पति को देखने बाहर जाने लगती है। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहुत तेज चीखती है। ये इतना तेज चीखा कौन है हैंडपंप के पास? चलो, हमको देखना चाहिए आखिर हुआ क्या है वहाँ पर। तभी वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं। अरे ये कैसे हुआ और किसने किया? क्या किसी ने कुछ देखा है? तभी ज्योति सब कुछ उन गांव वालों को बताने लगती है। मुझे तो लगता है कि इस गांव में अवश्य कोई साया या फिर लुटेरे हैं जो इन मासूम लोगों को मार रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि कोई साया हो जिसे हम देख नहीं पा रहे हों। सरपंच जी, अब तो 2 लोगों के कत्ल हो चुके हैं। क्या इसका कोई पता चला कि कौन कर रहा है ऐसा? पुलिस ने छानबीन की है। पुलिस की रिपोर्ट ने बताया है कि इन लोगों को किसी साधारण इंसान ने नहीं मारा है। सरपंच जी, कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है? हाँ मोहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है। सरपंच जी, अगर ऐसा है तो इसका क्या प्रबंध हो सकता है? हम लोगों में से उसका सामना तो कोई नहीं कर सकता। ऐसे तो वो हमारे गांव के सारे लोगों को ही मार डालेगा। ऐसा नहीं होगा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या है वो सरपंच जी? कृपया हमें भी बताएं। हम लोगों को CCTV कैमरा लगाना होगा
उस हैंडपंप के पास। लेकिन उससे क्या होगा सरपंच जी? अगर वो सच में कोई साया है या कोई इंसान है तो वो उस कैमरे में जरूर दिख जाएगा। ठीक है सरपंच जी। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। मैं उस हैंडपंप के पास कैमरा लगवा दूंगा। अगर कुछ उसमें दिखता है तो तुम सब लोगों को बता दिया जाएगा। गांव के सरपंच ने उस हैंडपंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। बस अब जो भी उसमें दिखता है उसका पर्दा फास होना था। रात हो जाती है। रात होते ही वो हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। देखो, आज फिर कोई हैंडपंप को चला रहा है। आज कोई नहीं जाएगा उसके पास। जो कोई भी है कल कैमरे में दिख जाएगा। आज कोई भी आ क्यों नहीं रहा? कहीं गांव के लोगों को पता तो नहीं चल गया? वो साया थोड़ा और मेहनत करता है लेकिन कोई भी नहीं आता है। लगता है गांव के लोगों को पता चल चुका है। मुझे कुछ नया करना होगा। सुबह हो जाती है और सरपंच कैमरे की रिकॉर्डिंग को मंगवा लेता है। चलो आज उस हत्यारे की सारी पोल खुल जाएगी। देखते हैं आखिर कौन है ये। वो लोग एक एलसीडी के अंदर उस रिकॉर्डिंग को लगा देते हैं। उसमें दिखता है कि कोई अदृश्य चीज हैंडपंप को चला रही है। देख लिया आप सबने, मैं पहले ही बोल रहा था कि कोई साया है और वही हुआ। लेकिन अब इसका क्या करना है? इसको काबू में कैसे लाया जाए? अब इसको काबू लाने के लिए हमको हमारे गुरुजी से मिलना पड़ेगा। वो बहुत तपस्वी पुरुष हैं। मैं आज और अभी महाराज के पास जा रहा हूँ। सरपंच बाबा जी के पास जाने लगता है। उसको जाते जाते रास्ते में वही बाबा मिल जाते हैं। अरे गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं गांव की ओर ही जा रहा था भिक्षा मांगने। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है हमारे गांव में। एक अदृश्य साया है जो लोगों को मार रहा है। तुमको कैसे पता चला बेटा कि वो कोई अदृश्य साया है? महाराज, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि हैंडपंप अपने आप चल रहा होता है लेकिन कोई दिख नहीं रहा होता है। महाराज, कृपया कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो वो साया बहुत आतंक करेगा गांव में। कई लोगों की जाने लेगा अगर उसे समय रहते रोका न जाए तो। बेटा, उस साया को इस गांव से भगाने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है महाराज? अभी तुम्हारे गांव में 2 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी 3 लोगों की मौतें होना और शेष है। ऐसा क्यों है महाराज? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक श्राप है। कैसा श्राप है महाराज, और ये किसने दिया? बेटा, ये श्राप एक औरत ने दिया था। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। बेटा, तू चिंता मत कर। मैं गांव जाती हूँ किसी से मदद मांगने। बस अभी आती हूँ। सुनो, मेरे घर चलो। मेरा बेटा बहुत बीमार है। कृपया उसको हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कर दो। वहाँ पर मोहन का बेटा और रघुवीर और बो 3 लोग भी थे। लेकिन वो उस औरत की मदद करने से इनकार कर देते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तेरे बेटे को अस्पताल लेके जा सके। जा कहीं और मदद की गुहार लगाना। सच में इंसानियत मर चुकी है। अब कोई फायदा नहीं होगा कहीं और जाने से। इससे अच्छा है कि मैं ही अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाऊं। वो ये सोचकर अपने घर आती है, लेकिन वो घर आने पर देखती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया से चला गया था। तभी वो गुस्से में इन 5 को कठोरतम श्राप दे देती है। हे प्रभु, अगर तू सच में इस दुनिया में है तो मेरी पुकार सुन ले। इन 5 की मौत मेरे हाथों से ही हो। ये मेरा श्राप है। महाराज, उस बेचारी के साथ तब तो बहुत गलत हुआ है। बेटा, तुम अब अपने घर जाओ और किसी को कुछ मत बताना। ये इन 5 लोगों के बाद किसी को छुएगी तक नहीं। 2 लोगों को तो ये अभी तक मार चुकी है। बस अब ये 3 लोग और शेष हैं। उसके बाद ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चली जाएगी। ठीक है महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सरपंच अपने गांव की ओर जाने लगता है। सरपंच जी, क्या कोई रास्ता बताया महाराज ने? अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं? कैसे बताऊं इन लोगों को? महाराज ने मना भी किया है बताने को। क्या हुआ सरपंच जी, क्या कोई बात है? नहीं मोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज ने बोला है कि वो 1 महीने बाद ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई संकल्प लिया है किसी को कुछ न बताने का। सरपंच जी, तब तक तो वह साया सभी गांव को ही मौत के घाट उतार देगा। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सरपंच बाहर से चला जाता है। जरूर कोई बात है जो सरपंच जी मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे सरपंच जी के घर जाकर पूछना चाहिए
कि आखिर बात क्या है। मोहन भी सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। अरे मोहन, तुम, क्या बात है? कोई समस्या है क्या? सरपंच जी, आखिर बात क्या है? मुझे तो आप बता ही सकते हो ना। मोहन, महाराज ने बताने को मना किया है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। सरपंच जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। मोहन, अगर तुम जानने के लिए इतने उतावले हो ही रहे हो तो सुनो। सरपंच मोहन को सब कुछ बताने लगता है। सरपंच जी, मुझे बहुत दुख है कि इसमें मेरा बेटा भी शामिल था। हो